जय श्री कृष्णा साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को विदित है, हिंदी साहित्य की जो संपूर्ण साहित्य की श्रृंखला में आप लोगों के बीच लेके आया इस यूट्यूब चैनल पर, उस श्रृंखला में अपन आदिकाल में नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पूरा कर चुके थे। इसके बाद आज से जो अपन बात करेंगे वो करेंगे जैन साहित्य की। किसकी दोस्तों? जैन साहित्य की। इससे पूर्व कुछ सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, मैं आपको देना चाहूँगा कि जो भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं खुद पढ़ता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ मित्र हैं, मित्रगण, वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब तक मैंने अवेलेबल नहीं करवाई है, परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जब तक अपना आदिकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। देखो, पहले आपका आदिकाल जो आदिकाल है वो अपन पूरा करेंगे। उससे संबंधित 200 से 500 के बीच जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो प्रश्न मैं आप सभी दोस्तों के बीच लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। उन प्रश्नों से पहले ही मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा आदिकाल पूरा होने के बाद। अब वो आपको कहाँ मिलेगी? इसके लिए जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। किसका? व्हाट्सएप ग्रुप का। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के आगे एक ब्लू कलर की आपको लाइन दिखेगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने किस पे पेज पे चले जाओगे, व्हाट्सएप पेज पे चले जाओगे और वहाँ एक हिंदी साहित्य परिवार के नाम से आपको ग्रुप होगा, उसमें आपको ऐड हो जाना है। यदि हिंदी साहित्य से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए, वहाँ आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी जो एक वेबसाइट भी है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस वेबसाइट पे भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे पहले आदिकाल पूरा होने के बाद, ठीक है। ये रही पीडीएफ की बात। और भी कोई समस्या हो तो निसंकोच आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं स्वयं यहाँ सामने प्रस्तुत होकर कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास मेरा रहेगा। बात करते हैं जैन साहित्य की। तो सिद्ध और नाथ साहित्य अपन पूरा कर चुके हैं और आज बात कर रहे हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य में अपन जो भी पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले जान रहे थे समय सीमा के बारे में। यदि जैन साहित्य की समय सीमा की बात करें तो समय सीमा इनकी है 800 से 13वीं सदी के मध्य, कि इस सदी में ये रहे। चलो आप लोग ही मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके कि जो नाथ थे उनकी समय सीमा क्या रही है और जो सिद्ध थे उनकी समय सीमा क्या रही है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके साथ ही साथ बात करें समय सीमा के साथ, अपन बात कर रहे थे कि इनके क्षेत्र की, कि किस क्षेत्र में अत्यधिक था। तो चलो समय सीमा तो मैंने आपको जानने के लिए आपको बोल दिया है, वो कार्य आपका है अब। और बात करते हैं क्षेत्र की। तो नाथों के क्षेत्र की बात करें तो नाथों का जो क्षेत्र था, आप लोग अगर पहले की कक्षा में पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि जो नाथों का क्षेत्र था वो था उत्तर भारत। कौन सा क्षेत्र था? उत्तर भारत के क्षेत्र में ये फले फूले, यहाँ इनका विकास हुआ या विकसित हुए। मुख्य तौर पर क्षेत्र की बात करें तो मुख्य क्षेत्र पर राजपूताना क्षेत्र था। राजपूताना क्षेत्र कहाँ था? वर्तमान पंजाब का क्षेत्र। यहाँ पे ये सिद्धों की बात करें तो सिद्ध थे पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में। और मुख्य स्थान की बात करें तो श्रीशैल पर्वत, ठीक है। इनकी अपन बात कर चुके थे। बात कर रहे हैं जैन साहित्य के क्षेत्र की। तो जैन थे वो थे दक्षिण भारत में। कहाँ हुए? दक्षिण भारत में। और मुख्य क्षेत्र की बात करें तो वो था काठियावाड़। क्या? काठियावाड़ क्षेत्र है। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। तो दो बात हो गई। कौन सी? एक तो समय सीमा की और दूसरी इनके क्षेत्र की। ये कौन से क्षेत्र में ये फले फूले हैं, कौन से क्षेत्र में ये विकसित हुए हैं, ठीक है। अब बात करें कि भाषा की, तो भाषा की बात करें तो इनकी भाषा है अपभ्रंश भाषा। इनके साहित्य की भाषा की बात करें, जैन का जो साहित्यिक भाषा था, साहित्यिक भाषा इनकी, जैनों की साहित्यिक भाषा, तो वो थी अपभ्रंश। कौन सी दोस्तों? अपभ्रंश। चलो अब भाषा की भी अपन बात कर चुके हैं, तो बात करते हैं साहब इनका आश्रय से संबंधित अपन बात करते हैं। तो आश्रय की बात करें दोस्तों तो जो राष्ट्रकूट वंश था, एक बार पहले लिख देता हूँ, राष्ट्रकूट वंश, एक चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य। और तीसरा सोलंकी राजवंश। कौन से दोस्तों? सोलंकी। जो ये वंश थे
इन वंशों के जो शासक थे उन शासकों के आश्रय में रहकर जैन जो रचनाकार थे या जैन जो कवि थे उन्होंने किस साहित्य की रचना करी है? जैन साहित्य की रचनाएं करी है। किस किस के? राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी। राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशों की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, इधर का जो क्षेत्र था, हैदराबाद वाला क्षेत्र, दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र के वंश थे। और सोलंकी की बात करें तो ये मुख्यतः गुजरात वाला क्षेत्र था, वो भी दक्षिण में ही आता है। ठीक है, तो इनके जो इनके आश्रय में रेखे ये इन लोगों ने अपना जो क्या है जो जैन साहित्य था वो लिखने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आदिकालीन अगर इसकी बात करें अपन कि आदिकालीन साहित्य की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक क्या कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने तो वो जैन साहित्य को माना जाता है सिद्ध और नाथों की तुलना में। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं और उनकी जो तथ्य थे वो कहीं ना कहीं प्रामाणिक अवेलेबल होते हैं अपने को, इसलिए इनको प्रामाणिक माना जाता है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ वो भी जैन साहित्य का ही हुआ। अब भाई जैन साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ तो उसका क्या कारण था भाई? तो उनका प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ और जैन साहित्य का जो ये है प्रचार प्रसार इतना हुआ, तो इसका एक कारण था कि देखो उस समय जो उद्योग जगत था, जो व्यापार जगत था, वो किसके अधीन था? वणिकों के। और वणिक कौन थे? जैन। तो ये क्या है, जो भी व्यापार करने जाते थे, जहां भी जाते थे वहां पे अपने साहित्य का प्रचार प्रसार करते थे और यही कारण था कि इनके साहित्य का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इनका साहित्य ज्यादा प्रामाणिक माना गया। ठीक है, ज्यादा प्रामाणिक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां फूला? ये काठियावाड़, गुजरात में। अभी बात करें अपने काठियावाड़, गुजरात में। ठीक है, समय सिपा अपन ने जानी, साहित्यिक भाषा इनकी जानी और ये कौन किस किस के आश्रय में रहे इसकी बात अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी शैलियों की कि इन्होंने कौन कौन सी शैलियों में ग्रंथ की रचना की। देखो इस पूरा स्टार्ट कर देता हूं इसमें। इसकी बात करें इनकी काव्यगत शैलियों की बात करें दोस्तों तो काव्यगत शैलियों में चरचरी, फाग या फागु, रास, रास साहित्य। देखो रास साहित्य जैनों से संबंधित है, रासो साहित्य अलग है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रासो साहित्य जैन साहित्य के बाद। चरचरी, फाग या फागु, रास और चरयू या चरयू, इन काव्यगत शैलियों में ग्रंथों की रचना करी इन्होंने जैन साहित्यकारों ने, जैन इतिहासकारों ने। जैन साहित्य डाल देता हूं मैं। ठीक है, इनमें से मुख्य तौर से जो सर्वाधिक रचनाएं करी गई कि जैन रचना जो इतिहासकार थे, कवि थे, इनके द्वारा जो रास साहित्य, रास शैली में, इस शैली में सर्वाधिक रचनाएं की गई इन शैली में। चरित्र का मतलब होता है चरित्र। ठीक है, बात तो ये विधा की बात करें दोस्तों कि कौन सी विधा में लिखते थे तो जो इनके साहित्यिक ग्रंथ है वो अधिकांश साहित्यिक ग्रंथ जो अपने को प्राप्त होते हैं वो होते हैं पद्य शैली में। किसमें? माफ कीजिए, पद्य विधा में प्राप्त होते हैं। अधिकांश जो साहित्यिक है इनके पद्य इसमें विधा में लिखे गए हैं, परंतु कहीं कहीं इन्होंने टिप्पणियों के तौर पे, किस पे आधार पे, कहीं कहीं इन्होंने क्या की है? टिप्पणियां की है। और वो टिप्पणियां जो की है वो कौन से विधा में की है? वो टिप्पणियां इन्होंने की है गद्य विधा में। कौन सी विधा में? गद्य विधा में। और जो गद्य विधा में इन्होंने जो टिप्पणियां की है उन टिप्पणियों को टब्बा नाम से जाना जाता है। किससे? टब्बा। अरे डब्बा नहीं दोस्तों, टब्बा। किस नाम से? टब्बा नाम से इनको जाना जाता है। किनको? जो गद्य विधा में इन्होंने जो टिप्पणियां की है, कहीं कहीं मुख्य तौर पे से कौन सी विधा में मिलेगा? पद्य विधा में, परंतु कुछ कुछ जगह इन्होंने टिप्पणियां की है उनको किस नाम से? टब्बा नाम से। यहां से प्रश्न बन चुका है कि जो ये जैन साहित्य है उसमें जो टिप्पणियां की गई, गद्य में जो टिप्पणियां की गई उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? डब्बा? नहीं, टब्बा। हाँ, टब्बा। ठीक है, ये तो मैं लिखवा रहा हूं, देखो या तो आप इनको एक रफ कॉपी में नोट करते हुए चलो। ठीक है, जैसे पीडीएफ के लिए मैंने एक बोल ही दिया है तो निश्चित तौर पर मेरे हाथों से लिखी हुई जो मैं लिख रहा हूं, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही मेरे हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप इनको रफ कॉपी में लिखते चले, जैसे शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ विस्तार तौर से आपको वहां मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ छूट जाएगा तो अपने प्रश्नों में उनको है ना, जो प्रश्न लाएंगे 200 से 500 के बीच जो प्रश्न मैं खुद सेलेक्ट करके लाऊंगा, उन प्रश्नों में मैं सभी जो अपना जो बिंदु होंगे उनको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी है इसको तो आप छोटा छोटा करके उसमें ना रफ कॉपी में लिख लें और बाकी फिर आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बात कर सके हैं इनकी विधा की और काव्यगत शैलियों की। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो जैन साहित्य थे, जैन साहित्यकार थे, वो क्या है कि जो महाभारत और जो कृष्ण से संबंधित लीलाएं थी, क्या
जो महाभारत से संबंधित इन्होंने रचना की या जो कृष्ण लीलाओं से संबंधित की, जो उनको जैन साहित्य में हरिवंश पुराण के नाम से, क्या, हरिवंश पुराण के नाम से इनका संग्रह किया। किसका? महाभारत का। और साथ में बात करें कृष्ण की कथाओं का या कृष्ण की लीलाओं का, जो इन्होंने संकलन किया वो किस नाम से किया? हरिवंश पुराण नाम से। इसमें जैन साहित्य में, जैन साहित्य में हरिवंश पुराण मिल रहा है तो किसका उसमें उल्लेख किया गया है? महाभारत का, या फिर किसका किया गया है? कृष्ण की कथाओं का या कृष्ण की जो लीला है उनका कहीं ना कहीं संग्रह किया गया है। वो किस नाम से किया है? महापुराण नाम से किया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। हाँ, साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं आपको कि इनकी जो मुख्य विशेषताएं थी ना, उन मुख्य विशेषताओं में से एक इनकी मुख्य विशेषता रही है कि देखो प्रकृति और नारी का चित्रण। पिछले जो पन्ने पढ़े सिद्ध और नाथ उन्होंने नहीं किया, परंतु इनके जो साहित्यिक रचनाएं थी, इनकी साहित्यिक रचनाओं में क्या मिलता है? प्रकृति और नारी का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। किसका? प्रकृति और नारी का सूक्ष्म चित्रण। प्रकृति व नारी का सूक्ष्म चित्रण। तो प्रकृति, इनकी विशेषताओं में पूछ ले कि प्रकृति और नारी का जो सूक्ष्म चित्रण किया है तो किसने किया है? वो किया है जैन साहित्यकारों ने। ठीक है, ये रही बात। इसके बाद दोस्तों एक विद्वान आते हैं साहब, कौन? बच्चन सिंह। वो लिखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि जो जैन साहित्यकार थे, कौन? जो जैन साहित्यकार थे, इन जैन साहित्यकारों में कोई महान कवि नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि कोई महान कवि नहीं हुआ। ये बात करते हैं सौ बच्चन साहब। कौन? बच्चन सिंह। बच्चन की बात करें तो दोस्तों ये कहते हैं कि जो जैन साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उनमें कोई बड़ा कवि नहीं हुआ। मतलब कोई बड़ा कवि अर्थात मतलब लक्षण कवि नहीं हुआ। कौन सा कवि? लक्षण कवि नहीं हुआ। ऐसा कौन कहते हैं? बच्चन साहब कहते हैं। साहब इन्हें कह तो दिया, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि कहने का क्या कारण था? क्या कारण था इनके कहने का? तो उस पर बात करते हैं कि जो जैन जो कवि थे या जो जैन रचनाकार थे, उनका मुख्य उद्देश्य था आदर्श धर्म की व्यवस्था करना। क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? आदर्श धर्म की व्यवस्था करना। आदर्श धर्म की व्यवस्था करना। और जो लक्षण की बात आई है तो लक्षण कवि की बात करें तो काव्य में जब तक लक्षण से तात्पर्य काव्यगत विशेषताओं से, काव्य की काव्यगत विशेषताएं उससे संबंधित है। तो देखो मुख्य उद्देश्य तो क्या रहा है इनका? आदर्श धर्म की व्यवस्था करना रहा। तो ये क्या है? धर्म से संबंधित सिद्धांतों की क्या है? सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का ही इन्होंने कार्य किया मुख्य तौर पे। किसका? आदर्श धर्म से संबंधित सिद्धांत उनको प्रतिपादित करने का कार्य किया। और ये आचार्य कहलाए, क्या नाम है, ऐसा करके आदर्श धर्म की व्यवस्था करके। परंतु इन्होंने कहीं ना कहीं जो काव्य का जो सांग्रहिक पक्ष था, क्या काव्य का जो श्रृंगारिक भाग था वो क्या हो गया? इनका गौण हो गया, गौण उद्देश्य हो गया। मतलब इन्होंने ये दूसरे नंबर पे रखा। इसीलिए क्या हुआ कि लक्षण काव्य से कहीं ना कहीं वंचित रह गए। कौन? जैन साहित्यकार, ये जैन कवि। ये कहा किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक है, कि इनमें कोई बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण क्या था? कि आदर्श धर्म की व्यवस्था करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद था क्या? कि काव्य का श्रृंगारिक पक्ष को इन्होंने बाद में लिया, इनको कम महत्व दिया, इसलिए ये अच्छे लक्षण कवि नहीं बन सके, उससे ये वंचित रह गए। ये कहा किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद बात करें दोस्तों कि इसके बाद आते हैं साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। कौन आते हैं दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय आते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इन्होंने कहा कि एक बड़ा लक्षण कवि नहीं हुआ, उसका कारण भी इन्होंने बता दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और वे कहते हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी कहते हैं कि जैन जो साहित्यकार थे, क्या जो जैन साहित्य था, जैन साहित्य में जो इनके रचनाकार थे और उन्होंने जो जैन रचनाएं लिखी, जैन रचनाएं की, यदि इन जैन रचनाओं में से जैन नामक विशेषण हटा दें, क्या कि ये जैन विशेषण यदि इनमें से हटा दिया जाए तो जो पहले रचनाएं हुई, कौन सी? तांत्रिक रचनाएं। पहले जो भी तांत्रिक रचनाएं हुई है उन रचनाओं में और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्या कि जो इससे पहले
जैन से पहले जो तांत्रिक रचनाएं या फिर योगियों से संबंधित जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं में और इन रचनाओं में कोई मतलब अंतर नहीं रह जाएगा यदि ये जैन विशेषण हटा दिया जाए। इन रचनाओं के आगे से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो इन रचनाओं में मतलब जो तांत्रिक रचनाएं थी, योगियों की जो तांत्रिक रचनाएं थी, वो रचनाओं और इनकी जो साहित्यिक रचनाओं थी उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। वही तो शब्द, वही भाव और वही प्रक्रिया सब ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा अगर यदि ये जैन जो शब्द या विशेषण इसमें से हटा दे तो। इस प्रकार की बात कौन करते हैं? द्विवेदी। अगर इस प्रकार का वक्तव्य देखिए पूछ लेता है कि ये वक्तव्य किसका है, तो वो करेंगे अपन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय। आजकल वक्तव्य से संबंधित प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में हो दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले जो बच्चन सिंह का वक्तव्य अपन ने जाना, उन्होंने कहा कि कोई बड़ा लक्षण कभी नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण क्या था? देखो, बड़ा हो के आ सकता है कोई वक्तव्य, परंतु जो शॉर्ट था उसको समझा दिया मैंने, बस वो आपको इतना याद रखना है कि बच्चन सिंह जी कहते हैं कि कोई लक्षण कभी नहीं हुआ बड़ा। वो क्यों नहीं हुआ उसका कारण बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, और जो काव्य का जो दूसरा पक्ष था, श्रृंगारिक पक्ष, कहीं ना कहीं वो उनका गौण था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने जो कहा ये आपके समक्ष है, ठीक है। ये बात हुई साहब जैन साहित्य से संबंधित मुख्य मुख्य बातें, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं साहब इसके जैन साहित्य के प्रमुख जो रचनाकार थे उनकी अपन अब बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों प्रमुख रचनाकार। प्रमुख रचनाकारों की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जैन साहित्य या जैन रचनाकारों में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है और वो है स्वयंभू। कौन दोस्तों? स्वयंभू। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू की बात करें दोस्तों तो लगभग इनका जो समय माना जाता है, स्वयंभू का जो समय माना जाता है वो लगभग माना जाता है 780 ईस्वी, ठीक है। 780 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो निवासी थे, तो मूल रूप से जो निवासी थे वो थे कौशल प्रदेश के। कहाँ के? कौशल प्रदेश। आप सर ये बता दीजिए कि कौशल प्रदेश की वर्तमान में बात करें तो ये कहाँ पे है? कौशल प्रदेश की बात करें तो अयोध्या के आगे यूपी में और बिहार की सीमा से पूर्व एक कौशल प्रदेश आता है। पहले ये महाजनपद था और श्रावस्ती या फिर जो ये है अयोध्या इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये मूल रूप से तो यहाँ के निवासी थे, परंतु होता क्या है, तो थोड़ा ऐतिहासिक इस पे जोग्राफिकली उससे मैं आपको समझाने का इसको प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बात करते हैं, ये है अपना थोड़ा जैसे बन जाता है वैसे मैं बना लेता हूँ। ये सब अपना भारत का मैप। देखो जैसा मुझे बनने में आया मैंने बना दिया है, आप ये इसे मजाक का पात्र न बनाएं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यहाँ की ये प्रदेश, ये राजस्थान है, यहाँ यूपी का प्रदेश है और यहाँ बिहार के लगभग, तो ये था कौशल प्रदेश, ये था कौशल प्रदेश। ये निवासी कहाँ के थे? यहाँ के। परंतु मैंने कहा कि दक्षिण जो क्षेत्र थे ये वाला भाग, ये गुजरात वाला, यहाँ सोलंकियों का था, ठीक है। इधर राष्ट्रकूट और चालुक्य, और इन्हीं जो राजवंश थे इन्हीं राजवंशों के सानिध्य में रहे, जैसे थोड़ी सी पहले अपन जान चुके हैं। बात करें राष्ट्रकूट शासक तो यहाँ कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में एक शासक था जिसका नाम था ध्रुव। क्या दोस्तों? ध्रुव। ये शासक थे और इनका एक सामंत था, ध्रुव का सामंत। क्या था? सामंत। इस ध्रुव के सामंत का नाम था रयड़ा। क्या दोस्तों? रयड़ा इसका नाम था। अब देखो दोबारा बताता हूं, कौशल प्रदेश की बात करें तो अभी जो है स्वयंभू की बात करें, स्वयंभू कहां से के? कौशल प्रदेश के थे, यहाँ थे साहब। अब चलो पहले चलते हैं अपन यहाँ, तो यहाँ इनके आश्रयों में रहे कौन? जैन। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट था यहाँ कर्नाटक के आसपास। मान्यखेट की बात करें, यहाँ था एक मान्यखेट। क्या? मान्यखेट। यहाँ के शासक कौन थे? ध्रुव। ध्रुव के सामंत थे रैड़ा। ये रैड़ा मान्यखेट से चलते हैं और किसी अभियान के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। किसी अभियान के लिए कहाँ पहुंचते हैं? कौशल प्रदेश पहुंचते हैं। और ये अपने अभियान या अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद कहाँ आते हैं वापस? जब ये आते हैं तो जब अपने वापस आते हैं मान्यखेट, तो अपने साथ किसको लाते हैं? ये स्वयंभू को अपने साथ यहाँ ले जाते हैं मान्यखेट।
ठीक है। तो ये किसके सानिध्य में रहे, प्रश्न आ चुका है ऐसे कि जो ये है किसके सानिध्य में रहते स्वयंभू, और वहां रहते हुए इन्होंने पहुम चरियु महापुराण जैसे महाग्रंथों की रचना करी है जैन साहित्य से संबंधित। तो किसके सानिध्य में रहे साहब ये दोस्तों, वो रहे ध्रुव शासक। कौन, राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, इनके सानिध्य में रखे इन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी। मूल निवासी कहाँ के थे, कौशल प्रदेश के थे, परंतु ये किसके साथ, रेड़ा के साथ मान्यखेट आ गए, और मान्यखेट में रहते हुए ध्रुव के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने पहुम चरियु महापुराण, क्या नाम है, हरिवंश महापुराण, नायक कुमार चरियु, स्वयंभूचंद, इस प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने रचना यहीं पे रह के करी है। तो ठीक है, ये सब मैप बनाने का मतलब मुझे आपको समझाना था सिर्फ। और सर्वाधिक जो ग्रंथ रचे हुए हैं ना ये यहाँ से रचे गए हैं, कहाँ, सोलंकी शासन इनके शासन में, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए भाई, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के कहाँ चले गए, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के शासन में कहा, मान्यखेट चले गए, लेके कौन गया, रेड़ा, कौन था, ध्रुव का सामंत था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मूल निवासी कौशल के चले गए कहाँ, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के सानिध्य में, कहाँ, मान्यखेट। कहाँ चले गए, मान्यखेट। अब मान्यखेट से आपको समझ में आ गया कि मान्यखेट कौन ले गया क्या नहीं, पूरा अपन इतिहास जान लिया है। साथ ही साथ बात करते हैं कि इनको किसी ने प्रथम कवि माना था, और इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको जो प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, वो माना है राम कुमार वर्मा ने। किसने, राम कुमार वर्मा ने। अब ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो अपन पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इनको किसी ने महाकवि की उपाधि, पहले महान कवि कौन दोस्तों, यदि पहले महान कवि की बात करें तो इनको प्रथम कवि माना किसने, माफ कीजिए, राम कुमार वर्मा ने। और इनको प्रथम महान कवि माना किसने माना, आपने सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन महोदय ने। किसने, राहुल सांकृत्यायन। अब चलो ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, अपन वैसे पहले पढ़ चुके हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि किसे माना, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे क्या, कि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि किसे माना था। ये प्रश्न आप सभी के लिए। ठीक है, बात कर रहे थे प्रथम कवि माना स्वयंभू को किसने, राम कुमार वर्मा ने। और राहुल सांकृत्यायन महोदय ने हिंदी का प्रथम महान कवि माना किसको, स्वयंभू को। यदि स्वयंभू की बात करें दोस्तों, तो स्वयंभू की जो प्रथम बार जो चर्चा की किसी ने, कि सर्वप्रथम किसी ने यदि उल्लेख किया, तो सर्वप्रथम उल्लेख किया ना इनका, वो किया था पुष्पदंत ने। उल्लेख किया पुष्पदंत ने। पुष्पदंत कौन थे साहब, पुष्पदंत की चर्चा अपन आगे करेंगे। ये जैन साहित्यकार थे, और स्वयंभू को जो अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है, और पुष्पदंत थे इनको वेदव्यास माना जाता है, बहणी थे, उन्होंने इनको ये इसकी संज्ञा दी थी। तो ये है वेदव्यास जी की संज्ञा मिलती है इनको, अपभ्रंश के वेदव्यास जी, इनके बारे में अपन बात आगे बढ़ेंगे। और पहले अपन जान लेते हैं स्वयंभू के बारे में। तो स्वयंभू को सर्वप्रथम जो उल्लेख किया वो किसने किया, स्वयंभू का उल्लेख वो किया पुष्पदंत जी ने। ठीक है, इतना याद रखना है। साथ ही साथ इनको पहला कवि माना किसने, राम कुमार वर्मा ने। बात करें कि हिंदी का पहला महान कवि, इसको स्वयंभू को किसने माना, वो माना राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन महोदय के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ये मुझे याद है, मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो मैं ये शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपन 250 से 200 से प्लस 500 के समथिंग में प्रश्न लेके आऊँगा। उन प्रश्नों के आंसर आपको भी देने हैं मेरे साथ, और जब वो प्रश्न हो जाएंगे, वो प्रश्न लाने से पूर्व मैं आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगा, तो उसमें से पढ़ना है और उन सभी जो प्रश्न हैं उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अपन उनकी बात करें स्वयंभू महोदय की। स्वयंभू की बात करें तो पहले इनसे संबंधित पूरी चर्चाएं अपन कर लेते हैं कि किस प्रकार के इनके प्रश्न बन के आते हैं इनके, इसीलिए। ठीक है, तो एक महोदय थे नामवर सिंह, जहां तक के मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे। किनके नाम से, नामवर सिंह के माध्यम से। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो मुख्य आलोचक थे, बहुत बड़े आलोचक थे हिंदी साहित्य के, उनके प्रिय शिष्य थे। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले इनका निधन हुआ है, लगभग 19 फरवरी 2019 को इनका निधन हुआ था। और इन्होंने का एक जो साहित्य ग्रंथ है, बहुत बड़े साहित्य ग्रंथ है, वो है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इन्होंने लिखी थी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां इन्होंने लिखी थी। पृथ्वी नाम का इनको साहित्य ग्रंथ लिखा था, लगभग 1962 में इन्होंने लिखा था। और इनकी बात करें नामवर सिंह महोदय की, लगभग 1926 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु भी 19 फरवरी 2019 को हुई थी।
ठीक है। तो बात करें स्वयंभू के संबंध में इनकी क्या विशेष भूमिका है, तो इन्होंने स्वयंभू के जो ये रचनाओं का जो इन्होंने रचनाएं की उनको लेके इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि इनकी जो रचनाएं हैं कि इसका दायरा इतना व्यापक है, कि इनके दायरे की बात करें कि इनका दायरा इतना व्यापक है कि जो राजाओं के जो निवास स्थल थे, जो क्रीड़ा स्थल थे, वहाँ से लेके उनकी जो युद्ध भूमि थे वहाँ तक का इन्होंने विवरण किया है। इनका मतलब इतना व्यापक रहा है दायरा किसका, कविताओं का या रचनाओं का दायरा। तो बात करें, नामवर सिंह कहते हैं कि जो इनकी कविताओं का स्वयंभू की कविताओं का जो व्यापक दायरा, कविताओं का या इनकी काव्य का, किसकी काव्य का, स्वयंभू के काव्य का दायरा क्या था, व्यापक था। कितना व्यापक था भाई, इनका व्यापक था कि राजाओं की जल क्रीड़ा से लेकर, जल क्रीड़ा, अब जल क्रीड़ाओं से मतलब है कि जहां आनंद प्राप्त करने के इनके जो स्थल थे वहां से लेकर युद्ध भूमि तक, इतना बड़ा दायरा था इनका कि यहाँ से लेके युद्ध भूमि तक, और रनिवासों से लेके, अब रनिवास कहाँ है भाई, जहाँ पे बहुत निम्न श्रेणी के या जो गरीब लोग रहते हैं उनके निवासों को कहते हैं रनिवास। तो वहाँ से रनिवासों से लेके महाजनपदों तक। अब महाजनपद की बात करें तो बहुत बड़ा जनपद, और रनिवास का छोटा जो क्षेत्रफल के आधार पर छोटा स्थान था, वहाँ से लेके बहुत बड़े जनपद तक इनकी कविताओं मतलब काव्य का व्यापक जो विस्तृत रूप है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार विस्तृत रूप इनके आधार पर इनकी संज्ञा दी, इनकी मतलब जो व्यापक दायरा था उसको संज्ञा दी किसकी, इसकी। इतना बड़ा था, कितना बड़ा कर राजाओं की जल क्रीड़ाओं से लेकर युद्ध भूमि तक आप चल जाओ, इतना बड़ा, ठीक है। या फिर रनिवासों से लेकर महाजनपदों तक, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े तक, ऐसा इनकी कविताओं का व्यापक दायरा रहा। यह कहा मोदे नामवर सिंह ने इनकी रचनाओं के लिए। किसकी रचनाओं के लिए, स्वयंभू की रचनाओं के लिए। चलो, बात जब इतनी रचनाओं की आई गई है तो चलो ये भी बात कर लीजिए इनकी जो रचना है कौन कौन सी इनकी रचना है। तो बात कर लेते हैं स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखो, मुख्य तौर पे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 4 मानी जाती हैं। बात करते हैं मुख्य रचनाओं की। कितनी मानी जाती है दोस्तों, 4 मानी जाती है, जिसमें पहली है पउम चर्यू। पहले इनकी रचनाओं का मैं नाम लिख देता हूं, और जो इनकी रचनाओं में जो मुख्य विशेषता है उनके अपन फिर इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पहली है पउम चर्यू, दूसरी की बात करें वो है रिठ्ठे नेमी चर्यू, रिठ्ठे नेमी चर्यू। चर्यू से यहां मतलब है चरित्र तात्पर्य, ठीक है। उसके बाद है नायक कुमार चर्यू, नायक कुमार चर्यू। और एक और है जो रचना मिलती है इन्हीं के नाम से, और वो है स्वयंभू छंद। कौन सी दोस्तों, स्वयंभू छंद। ये इनकी मुख्य रचना। देखो ये क्या है, अपभ्रंश भाषा में, सभी कौन सी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, इसीलिए ये नाम सब क्या है, अपभ्रंश भाषा में इनका नाम है। इनकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा पदमचरित, क्या, पदमचरित। और रिठ्ठे नेमी की बात करें तो रिठ्ठे नेमी चरित, क्या दोस्तों, रिठ्ठे नेमी चर्यू की बात करें तो वो गया रिठ्ठे नेमी चर्यू, अरनिष्ट नेमी चर्यू, अरे हाँ ये लगा लो, अरे दोबारा लिख देता हूँ मैं, अरनिष्ट नेमी चर्यू। जो अरनिष्ट थे ये किसके समकालीन थे, ये लगभग है ना जो कृष्ण भगवान थे उनके समकालीन थे, कृष्ण के समकालीन, कृष्ण के समकालीन थे ये, ठीक है। पदमचर्यू की बात करें तो ये क्या थी, रामायण थी। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य की प्रथम रामायण थी, प्रथम रामायण ग्रंथ। कौन सा, पउम चर्यू। नायक कुमार की बात करें तो इसका होगा नाग कुमार चरित, नाग कुमार चरित। और स्वयंभू छंद ये हो गया स्वयंभू छंद, ये तो समझ में आ रहा, ठीक है। एक बार इनकी ये रचनाएं इनको आप लिख लीजिए, जो मुख्य बातें थे इनमें से मैं आपको लिखवा दूंगा। जो मुख्य है पउम चर्यू जो पहली रामायण मानी जाती है जैन रामायण, ये मुख्य है, इसके बारे में अपन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले इसको आप है ना, इसका क्या नाम है ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिए, ठीक है। जस्ट इसके बाद अपन बात करते हैं प्रमुख रचनाओं में। इसमें जो पहली रचना है इनकी पउम चर्यू नाम की जो रचना है पदम चर्यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी, पउम चर्यू, पउम चर्यू। इस रचना की बात करें दोस्तों तो ये जैन साहित्य की
फर्स्ट रामायण ग्रंथ माना जाता है। तो सर एक बात बताइए कि ये पहली रामायण मानी जाती है, तो इससे पहले क्या कोई रामायणी ग्रंथ नहीं लिखा गया जैन साहित्य में? लिखा गया था, उसका नाम भी था पउम चरियुम नाम था उसका। देखो इससे पहले लिखी गई थी, उसका नाम था पउम चरियुम, ये इसका नाम था। और जो ये रामायण लिखी थी, जो वो लिखी थी, उन महोदय का नाम था विमल चंद्र सूरी। क्या नाम था दोस्तों? विमल चंद्र सूरी। इन्होंने ये रामायण लिखी थी, परंतु जो ये ग्रंथ लिखा वो लिखा अपभ्रंश भाषा में, ठीक है, और ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। इसलिए अपभ्रंश की पहली रामायण की बात करें जैन साहित्य में तो वो थी कौन थी? पउम चरियु। अपभ्रंश साहित्य की पहली रामायण कौन सी? पउम चरियु। क्योंकि ये प्राकृत भाषा में थी इसलिए इसको माना नहीं गया। ये भी किसमें थी? रामायणी थी, रामायण ग्रंथ ही था। ये लिखी थी पउम चरियुम नाम से पूछे तो वो विमल चंद्र सूरी होंगे, और पउम चरियु रचना का कभी रचनाकार पूछे तो वो कौन होगा? वो होगा स्वयंभू। ठीक है, ये थी एक अतिरिक्त जानकारी इसी के साथ जो मैंने आपको दी है। अब क्या बात है भाई, आपने पउम चरियु के बारे में बता रहे हो, तो पउम चरियु में से कौन सी विशेष बात है वो भी बात कर लेते हैं। देखो बात करते हैं रामायण की। आपको भी पता है रामायण मुख्य तौर पे जो लिखी वो लिखी वाल्मीकि। रामायण में कितने कांड बताए उन्होंने? 7 कांड। कितने? 7 कांड। अभी उन 7 कांडों को मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने भी उनमें 7 कांड बताए। ठीक है, कितने कांड? 7 कांड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बात बता रहा हूं मैं, तो ये इसलिए बता रहा हूं कि पउम चरियु में जो लिखा गया वो लगभग 12,000 श्लोक, 12,000 दोहे प्राप्त होते हैं। किसमें? इसमें, इसके रामायण के, और लगभग इसे मिलता है 5 कांडों में। कितने कांडों में? 5 कांडों में। परंतु रामायण कितने कांडों में लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा? 7 कांडों में। और इनका जो मुख्य आधार बनाया इन्होंने वो रामायण को ही बनाया। कौन सी रामायण को? वाल्मीकि जी की रामायण को ही। बात करें उसमें कितने ग्रंथ हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वाल्मीकि जी की रामायण की बात करें या फिर तुलसीदास की रामायण जी की बात करें, तो इन रामायण में जो मुख्य तौर पे 7 कांड है, पहले एक बार वो देख लेते हैं, फिर इनके 5 कांड अपन देख लेंगे। जैसे बात करें तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि बाल आयो अरे किधर। देखो मैं लिख देता हूं फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि बाल आयो अरे किधर। सुंदर, सुंदर कौन थी? लंका वो सुंदर थी, सोने की थी, तो सुंदर लंका है इधर, और इधर को आप पढ़ेंगे उत्तर। इधर किधर? उत्तर दिशा में। ठीक है, कोई बालक आ रहा है तो बालक के लिए पूछते अरे ये बालक किधर से आया है? कबाल आयो अरे किधर, कबाल तुम इधर किधर आ रहे हो? सुंदर लंका तो उधर है, सुंदर लंका है इधर नहीं, उधर से करो, उधर। उधर किधर? उत्तर दिशा में। बाल से हो गया बालकांड, आयो से हो गया अयोध्या कांड। देखो ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद रख सकते। अरे से हो गया अरण्य कांड, इधर से हो गया किष्किंधा कांड, सुंदर से हो गया दोस्तों सुंदर कांड, लंका से हो गया लंका कांड। अब जो ये लंका कांड है, ये लंका कांड नाम रखा है किसने? तुलसीदास जी ने। परंतु इसी लंका कांड का नाम वाल्मीकि जी की रामायण में युद्ध कांड मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? युद्ध कांड। इतना ध्यान रखना है। उधर को पढ़ेंगे उत्तर, और ये कौन सा कांड हो गया? 7वां कांड उत्तर कांड। ठीक है, इस प्रकार ये 7 कांड अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, किसका? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और या युद्ध कांड, और वो हो गया 7वां उत्तर कांड। लेकिन इन्होंने जो 5 कांडी बताए हैं, तो इन 5 कांडों में से प्रश्न बन जाता है कि इसका कांड नहीं है। किसका? पउम चरियु का। 5 कांड 4 ऑप्शन में देगा और एक इनमें से एक दे देगा। अब इनमें से कौन सा कांड नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो पहला कांड दिया वो दिया विद्याधर कांड। ये भी नीचे लिख देता हूं मैं। इन्होंने बाल कांड की जगह दिया विद्याधर कांड। विद्याधर कांड पहला कांड दिया इन्होंने ये। अयोध्या, अरण्य और किष्किंधा कांड। अब क्या है कि जो इन्होंने ये 3 कांड थे उनका एक कर दिया। अब कौन कौन से कांड का क्या क्या नाम किया? देखो इसमें किया इन्होंने अयोध्या कांड, दूसरा कांड रखा इन्होंने अयोध्या कांड, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने? अयोध्या कांड। सॉरी, अब इसमें इन तीनों कांडों को इन्होंने शामिल कर लिया। अयोध्या कांड में किस किस को? अरण्य और किष्किंधा कांड को इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा कांड हो गया। हाँ, उसके बाद जो तीसरा कांड था ये इनका वो था सुंदर कांड। बाकी सब कांड ऐसे कैसे ही। चौथा है इनका
लंका कांड, लंका कांड नहीं, इन्होंने जो वाल्मीकि जी ने जो दिया वो रखा युद्ध कांड। क्या रखा? युद्ध कांड। और पांचवा वही उत्तर कांड। तो मुख्य बात एक तो ये कि 12,000 दोहे प्राप्त होते हैं, दूसरे 5 कांडों का इन्होंने उल्लेख किया है। 5 कांड कौन कौन से? ये कांड, ठीक है। इन्होंने अयोध्या, अरण्य और किष्किंधा कांड को किस में शामिल कर लिया? सिर्फ अयोध्या कांड में शामिल कर लिया। और बात करें सुंदरकांड, लंका कांड, युद्ध कांड का, और 7वां 5वां कांड था इनका उत्तरकांड। ये इनके 5 कांड है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने इनको इस प्रकार समझाया है, इन 7 कांडों के साथ आपको समझाया है। 7 कांड की जो है आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप याद करिए इसी के माध्यम से कि बाल आयो अरे किधर, सुंदर लंका है उधर। उधर से पढ़ेंगे अपन क्या? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पवनचरियों की बात कर रहे हैं। जब ये इन्होंने पवनचरियों रचना रची या लिखी, तो इस रचना के बाद कौन? भैयाणी महोदय ने, इसी रचना के आधार पर भैयाणी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला। क्या बोला? अपभ्रंश का वाल्मीकि। चलो प्रश्न बन जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? स्वयंभू को। लेकिन स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि की संज्ञा किसने दी? तो वो दी किसने? भैयाणी ने, ठीक है। एक ही लाइन से 2 प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप इस प्रकार याद रखें। बात करें कि इस रचना के आधार पर ही इनको हिंदी का पहला मान कवि तो इनको किसने कह दिया? राहुल सांकृत्यायन महोदय ने कह दिया। और जो हिंदी का पहला विनम्र कवि माना जाता है, किस रचना के आधार पर? पवनचरियों रचना के आधार पर हिंदी का पहला विनम्र कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है हिंदी का पहला विनम्र कवि। उसके बाद बात करते हैं जो इन्होंने ये रचना लिखी, अब क्यों माना जाता है पहले तो इसकी बात कर लें। विनम्र माना जाता है तो क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि जब ये साहित्य एक रचना इन्होंने लिख रहे थे, उस रचनाओं की भूमिकाओं में इन्होंने लिखा कि मेरे जैसा कुकवि कोई और नहीं है। अब एक बात बताइए कि जब विनम्र स्वभाव की तो तभी तो ये बात कही, अपनी आपकी तारीफ नहीं करी इतनी बढ़िया रचना लिखते हुए भी। तो इन्होंने क्या लिखा भूमिकाओं में? वो लिखा कि मेरा जैसा कुकवि कोई और नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या माना जाता है? विनम्र कवि माना जाता है, हिंदी का पहला विनम्र कवि माना जाता है, और सुहृदय कवि ये थे, ठीक है। ये बात करिए अपन पवनचरियों की, ठीक है। उसी के बाद अपन एक और बात कर लें इसमें कि ये पवनचरियों जो रचना करी, तो इस रचना को ये पूरे नहीं कर पाए थे, उससे पूर्व ये स्वर्गवास कर चुके थे। तो इनकी रचना को जो पूरा करा वो इनके एक छोटे बेटे का नाम था, वो था त्रिभुवन। त्रिभुवन ने इनकी रचनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। ये इनके एक छोटे बेटे थे, अधूरी रचना को पूरा किया किसने? त्रिभुवन ने पूरा किया इस रचना को, ठीक है। इस प्रकार स्वयं से संबंधित जो भी बातें थी वो अपन ने एक एक करके पूरी कर ली है, ठीक है। इस प्रकार आज अपन ने जो जैन साहित्य थे उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो जाने हैं। उसके बाद जो बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो वक्तव्य वो भी अपन ने जाना है। उसके साथ ही जो क्या नाम है, ये महान कवि थे, इनके मुख्य कवि माने जा सकता है स्वयंभू, उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। अब आज की क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आगे से थोड़ा और मैं ना थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा कम समय में बहुत बढ़िया देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वाली क्लास में अपन और भी बढ़िया तरीके से पूरा है जो मैटर है कवर करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री।